आपको न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ये तो मालूम पड़ ही गया होगा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया और कंट्री छोड़ के भाग चुकी है। इसके ऊपर ध्यान देना हम इंडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये नेसेसरीली इंडिया के दोस्त नहीं है। बांग्लादेश में जब जब तख्ता पलट हुआ है बहुत खून बहा है। 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तान से लड़ाई करी थी। जब बांग्लादेश वॉर जीत गया 1971 में और बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी तो उन्होंने इमीडिएटली उसके बाद जमात इस्लामी जो पार्टी है उसको बैन कर दिया था। जो बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर, उनका फाउंडिंग फादर था जिसने ये रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ी थी, उसका असैसिनेशन हो गया। उसको उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, यहाँ तक के औरतों को भी मारा और एक 10 साल के बच्चे को भी कत्ल कर दिया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के जमात इस्लामी पे परमानेंट बैन लगा दिया। लोग क्राइसिस में होते हैं तो वो एक ऐसे लीडर की तरफ देखते हैं जो उनको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ होप दे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एक क्रिटिकल डेवलपमेंट की। आपको न्यूज़ चैनल्स के थ्रू ये तो मालूम पड़ ही गया होगा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया और कंट्री छोड़ के भाग चुकी है और उसकी जगह पर एक इंटरिम गवर्नमेंट जगह पे लाई है जिसको मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबल लॉरिएट, नोबल प्राइज़ विनर है, वो लीड कर रहे हैं। ये सब तो हमको पता चल ही गया है, लेकिन इसके अलावा एक क्रिटिकल चीज़ ये हो रही है जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। वो ये है कि बांग्लादेश में इस्लामिस्ट फंडामेंटल फोर्सेस का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी सालों से बढ़ता चला जा रहा है और अब जब ये पॉलिटिकल अपहीवल बांग्लादेश में हो रहा है, इसके जो साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस रहेंगे उसके वजह से ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का जो इन्फ्लुएंस है वो और भी बढ़ सकता है। ये ताकतें और भी पावरफुल हो सकती है और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, इनका इन्फ्लुएंस कितना बढ़ रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना हम इंडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये नेसेसरीली इंडिया के दोस्त नहीं है। और अगरचे ये पावर में आते हैं, इनका इन्फ्लुएंस और बढ़ता है तो चांसेस ये हैं कि हमारे और बांग्लादेश के बीच में क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स बहुत बढ़ेगी, रीजनल अनस्टेबिलिटी भी हो सकती है और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को भी इससे ख़तरा हो सकता है। इसीलिए हमें इसके बारे में समझना ज़रूरी है। अभी तक क्या था कि शेख हसीना जो थी वो अपने सेकुलर स्टैंड्स के लिए फेमस थी और इस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को उसने काफ़ी हद तक के दबा करके रखा था और अब जब वो वहाँ नहीं है तो ये फोर्सेस फिर से वापस ताकतवर बन सकती है। हिस्टोरिकली भी पहले भी ये इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते रहे ये लोग और इन चक्कर में बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ इनके काफ़ी क्लैशेस भी होते रहे। लेकिन अब जब शेख हसीना वहाँ से चली गई हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और ये वैक्यूम का जो फ़ायदा है वो इन कट्टर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को मिल सकता है और अगर ये पावर में आ जाए तो बांग्लादेश का एक सेक्युलर जो फैब्रिक है उसको ख़तरा हो सकता है। और ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो मैं डेंजरस है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश की हिस्ट्री में बहुत कत्लेआम है। बांग्लादेश में जब जब तख्ता पलट हुआ है तो बहुत खून बहा है। अनलाइक पाकिस्तान, आयरॉनिकली पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर जब भी तख्ता पलट होता है तो बहुत पीसफुल होता है रिलेटिवली, मतलब वहाँ खून नहीं बहता। लेकिन बांग्लादेश में बहुत कत्लेआम होता है जब जब तख्ता पलट होता है। इसीलिए हमें इसके बारे में थोड़ा फिक्र करने की ज़रूरत है और हिस्ट्री को थोड़ा समझ लीजिए कि 1971 में क्या हुआ। बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तान से लड़ाई करी थी। जब पाकिस्तान से लड़ाई कर रही थी तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने बांग्लादेश के अंदर बहुत एट्रॉसिटीज़ करी, बहुत बांग्लादेशियों को मार रहे थे वो लोग। और जब ये मार रहे थे उनका साथ देने वाले बांग्लादेश के अंदर एक जमात इस्लामी करके एक ग्रुप था। वो थे तो बांग्लादेश के, लेकिन वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान रहे हैं, वो एंटी डेमोक्रेसी रहे हैं और उनको हमेशा ये लगता है कि वो एक इस्लामिक गवर्नमेंट बांग्लादेश में कायम करना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री का बहुत साथ दिया था अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ मैसेकर करने में। बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में एक बहुत इन्फेमस मैसेकर हुआ था, उसमें भी इन्होंने उनका साथ दिया था। इसीलिए जब बांग्लादेश वॉर जीत गया 1971 में और बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी तो उन्होंने इमीडिएटली उसके बाद जमात इस्लामी जो पार्टी है उसको बैन कर दिया था
और याद रहे ये जो जमात इस्लामी है बांग्लादेश की, वो इंडिया में जो जमात इस्लामी है उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग पार्टी है। इंडिया की जो जमात इस्लामी है वो लीगल जमात इस्लामी है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस्लामिक फंडामेंटल जो ये पार्टी है जमात इस्लामी, इनको 1971 के बाद बैन कर दिया गया। लेकिन थोड़े सालों के बाद क्या हुआ, 1975 में जो मुजीबुर रहमान था, जो बांग्लादेश का पहला प्राइम मिनिस्टर, उनका फाउंडिंग फादर था, जिसने ये रेजिस्टेंस की लड़ाई लड़ी थी, उसका असैसिनेशन हो गया। उसको, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, यहाँ तक कि औरतों को भी मारा और एक 10 साल के बच्चे को भी कत्ल कर दिया। और उसकी ही मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, जो इत्तेफाक से बच गई थी क्योंकि वो उस समय कंट्री में नहीं थी, कहीं बाहर पढ़ाई के लिए गई हुई थी। तो सारी फैमिली को ख़त्म कर दिया गया। जब ये फैमिली का मर्डर हुआ, उसके बाद में एक नई पार्टी पावर में आई और बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बना ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान ने जैसे ही पावर में आया, उसने जमात इस्लामी का बैन हटा दिया। जमात इस्लामी का बैन हटा दिया क्योंकि वो उनसे फ्रेंडली था और उसको पावर में लाने में इन्होंने मदद भी करी थी। बैन हटने के बाद जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। पॉलिटिकल पार्टी बन के वो इलेक्शंस भी लड़ी और खालिदा ज़िया, जो ज़िया उर रहमान की विधवा है, उसकी पार्टी के ये एलाई भी बने। वो चलाती है पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो शेख हसीना की अभी तक की मेन अपोजिशन थी अभी तक बांग्लादेश के अंदर। ये जमात इस्लामी वाले उसके एलाई बने थे। लेकिन बाद में कहते हैं 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के जमात इस्लामी पे परमानेंट बैन लगा दिया। अब उसके अलावा एक और चीज़ ये हो रही थी कि शेख हसीना ने एक इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल सेटअप किया। ये ट्राइब्यूनल क्या कर रहा था कि 1971 में जिन लोगों ने बांग्लादेशी लोगों के ऊपर मैसेकर्स करे थे, उनके ऊपर मुकदमे चला रहा था ये ट्राइब्यूनल। और उस मैसेकर के जो अक्यूज़ लोग थे वो खालिदा ज़िया की पार्टी के सीनियर मेंबर्स भी थे और जमात इस्लामी के भी कई सीनियर मेंबर्स उसके अंदर अक्यूज़ थे जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे। उनमें से 2 को तो सजाए मौत दे दी गई और कई सारे जो है वो पाकिस्तान में छुप के बैठे हैं। जमात इस्लामी तो 2013 में परमानेंट बैन हो गई। लेकिन उसके पहले 2010 में एक नई इस्लामिस्ट पार्टी आई जिसका नाम था हिफाजत इस्लाम। ये शाह अहमद शफ़ी नाम के एक इंसान ने इसको इस्टेब्लिश किया। ये 2010 में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन 2013 में जब जमात इस्लामी बैन हुई और जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम को इस पार्टी ने, हिफाजत इस्लाम पार्टी ने, ग्रुप ने फुलफ़िल किया, उसकी जगह इन्होंने ले ली। और ये जो हिफाजत इस्लामी पार्टी है, इसकी भी शेख हसीना के पार्टी के लोगों से, शेख हसीना के आइडियोलॉजी के लोगों से काफ़ी भिड़ंत होती रही है। 2013 में भी मैसिव रायट्स हुए थे इन दोनों के बीच में। शेख हसीना के आइडियोलॉजी के लोग, उसके पार्टी के लोग और हिफाजत इस्लामी के लोगों के बीच में बहुत बड़ा रायट हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे 2013 में। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, हिफाजत इस्लाम जो ग्रुप है उनका इन्फ्लुएंस भी बांग्लादेश में बढ़ गया। यहाँ तक कि इतना उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था कि उन्होंने एक 13 पॉइंट लिस्ट भेजी थी शेख हसीना को कि ये सारी डिमांड्स हमारी मीट करी जाए। और उन सारी डिमांड्स का जनरली ये निचोड़ था कि वो बांग्लादेश को एक मोर इस्लामिक कंट्री बनाने की तरफ लेके जाना चाहते थे। और यहाँ तक कि 2017 में हिफाजत इस्लाम पार्टी ने ये भी डिमांड कर दी थी कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने म्यांमार के ख़िलाफ़ वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए। रखाइन प्रोविंस में जो रोहिंग्या के साथ अत्याचार होते हैं उसके वजह से इन्होंने ये डिमांड करी थी और इस डिमांड को भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी बांग्लादेश के अंदर। और इससे ये मालूम होता है कि हिफाजत इस्लाम जैसी फोर्सेस का बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ चुका है और अब तो उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और साइकोलॉजिकल थियोरीज़ ये सजेस्ट करती है कि जब भी लोग क्राइसिस में होते हैं तो वो एक ऐसे लीडर की तरफ देखते हैं जो उनको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ होप दे। और जो मोहम्मद यूनुस की जो रेपुटेशन है एक प्रॉब्लम सॉल्वर की, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण बैंक और माइक्रो लोन्स का जो सिस्टम स्टैब्लिश करा था जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, उसके वजह से उनकी रेपुटेशन एक
अच्छे लीडर की, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की है, जिसके वजह से लोग आज तो उनके तरफ होप से देख रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकल एनालिसिस से हमको ये मालूम पड़ता है कि लोग एक साइकिल में फंस जाते हैं कभी कभी, कि इनिशियली तो वो होप से लीडर्स की तरफ देखते हैं, लेकिन तुरंत थोड़े दिन के बाद उनको डिससेटिस्फैक्शन भी होने लगता है उन लीडर से। एक डिसइल्यूजनमेंट होता है लोगों को इनिशियल होप के बाद लीडर से। और आज तो ये स्थिति है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ लोग होप की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन अगर कि ये होप ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई और लोग मायूस हो गए, तो शायद ये इस्लामिस्ट लीडर की तरफ भी लोग आगे देख सकते हैं। सिमिलर चीज़ हुई थी इजिप्ट के अंदर। हुस्ने मुबारक जब गिरा था वहाँ पर, तो एक ऑप्टिमिज़म लोगों के अंदर आया था कि हाँ, डेमोक्रेटिक ऑप्टिमिज़म लोगों के अंदर था, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिका नहीं। थोड़े दिन के अंदर लोगों की होप्स जो है तो वो ख़त्म हो गई, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और फिर से फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस वहाँ पावर में आ गई है। क्या बांग्लादेश भी सिमिलर ट्रेजेक्ट्री पे जाएगा? ये फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस की जो लीडरशिप है वो बांग्लादेश के लोगों को भी और रीजन के कंट्रीज़ को भी एक छोटी सी होप तो दे रही है, लेकिन लोगों की नज़र ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के ऊपर भी है। अगर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर इसके काफ़ी इम्प्लिकेशंस रहेंगे। और इंडिया के लिए तो ये सिचुएशन अब और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो फ्यूचर में क्या होगा, लेट्स सी।